ठीक है बेटा, नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, वो है जीएसटी पेमेंट प्रोसेस। यानी कि जीएसटी में हमने जब रजिस्ट्रेशन करा लिया, हमने ट्रांजैक्शंस स्टार्ट कर दी, तो अब देखेंगे कि हमने पेमेंट कैसे कैसे करना है। कल हमने ई लेजर्स की बात की थी। ई लेजर में हमने 3 लेजर्स बनाए थे, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर और इलेक्ट्रॉनिक टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर या लेजर। उसके अकॉर्डिंग हमने देखा था, कैश लेजर के अकॉर्डिंग कोई पर्सन जीएसटी टैक्स के सिवा अपना इंटरेस्ट, पेनल्टी, कोई फ़ीस भी पे कर सकता था। लेकिन क्रेडिट लेजर को हमने आईटीसी वाला लेजर भी कहा था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ जीएसटी ही पे किया जा सकता था, उससे आप कोई अदर पेमेंट नहीं कर सकते थे। तीसरा हमने टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर किया था, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन जैसे ही जीएसटी एक्ट में अपना रजिस्ट्रेशन करा लेता है, ऑटोमेटिकली उसके डैशबोर्ड पे यानी उसकी प्रोफाइल में ये टैक्स लायबिलिटी रजिस्टर अपने आप ऐड हो जाता है। तो उसने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की होती हैं, उसके ऊपर जितना ड्यू अमाउंट है टैक्स का, वो उसमें ऑटोमेटिकली शो हो जाता है। फिर हमने किया था कि जब हमने टैक्स की पेमेंट करनी है, तो वो पेमेंट हम किस किस तरह से कर सकते थे। अलग अलग तरीके हमारे पास थे। हम कैश, डीडी से भी कर सकते थे, चालान की फॉर्म में भी कर सकते थे, एनईएफटी, आरटीजीएस हमने किया था। उसके बाद हमने कहा था कि अब हमने देखना है कि कैसे कैसे हमने पेमेंट करना था, कौन से टैक्स में से हमने कौन से टैक्स की पेमेंट करनी थी, यानी कि मैनर ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ अ स्पेसिफिक रजिस्टर। फिर हमने डिस्चार्ज ऑफ लायबिलिटीज़ की बात की थी, जिसमें हमने सबसे पहले कहा था कि अगर हमारा कोई प्रीवियस टैक्स पीरियड्स के यानी कोई पुराने टैक्स ड्यू हैं, तो सबसे पहले हम उन्हें पे करेंगे। उसके बाद करंट टैक्स पीरियड का अगर कोई टैक्स लायबिलिटी ड्यू है तो उसे पे करेंगे। और सबसे लास्ट में अगर जीएसटी एक्ट में हम कहीं पे भी डिफ़ॉल्टी प्रूव हुए हैं, तो उसके रिगार्डिंग अगर कोई पेनल्टी या कुछ इंटरेस्ट हमने देना है, सबसे लास्ट में वो पे किया जाएगा। अब हम करेंगे कि हमने पेमेंट कैसे करनी है जीएसटी के अंदर। पेमेंट का प्रोसीजर क्या है, यहाँ पे हमारे पास 5 पॉइंट्स दिए हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट, तो पहला पॉइंट है हमारे पास जनरेशन ऑफ चालान, यानी कि सबसे पहले चालान बनाया जाएगा। जैसे आप कहते हो ना कि आप किसी काम को स्टार्ट कर रहे हो, तो करने से पहले एक फॉर्म तो भरते हो, सेम केस ये एक फॉर्म भरा जाएगा जिसको हम चालान कहेंगे। इसके लिए प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म है जो जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि आपको ये फॉर्म भरना है, दैट इज़ PMT 06। कल हमने 01, 02, 05 ये सब किया था। दूसरा, अभी हम इनकी डिटेल करेंगे। दूसरा है पेमेंट ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। हमने पढ़ा हुआ है जीएसटी में एक IN मिलता है, जीएसटी IN, जो कि हर रजिस्टर्ड पर्सन का अलग अलग होता है, जो कि आपने पहले आप पढ़ चुके हो। फिर हमने कहा था हर रजिस्टर्ड पर्सन का अलग है, एक कोड मिलेगा। वो कोड उसे जिस स्टेट से वो बिलोंग करता है उसके पैन से वो रिलेटेड होगा। तीसरा, हमने एक बात की थी कि या तो सप्लायर रजिस्टर्ड होगा या फिर रिसिपिएंट रजिस्टर्ड होगा। दूसरा केस भी हो सकता है सप्लायर भी रजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट भी रजिस्टर्ड है, तो सप्लायर ने अगर सप्लाई करी है तो अपना आईटीसी वो खुद क्लेम करेगा, ना कि रिसिपिएंट करेगा। तीसरा है मैंडेट फॉर्म, यानी कि ज़रूरी हो जाता है जिस फॉर्म को बनाना, वो भी पढ़ेंगे। उसके बाद आएगा CIN, यानी कि चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। ऊपर हमने पढ़ा है चालान का जनरेट होना फर्स्ट पॉइंट में, फोर्थ पॉइंट में कह रहा है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर का जनरेट होना, और फिर उसको इन्फॉर्म करना। उसके बाद अगर ये CIN जनरेट नहीं होता, चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर ही जनरेट नहीं होता, तो क्या करना है। अब हम देखेंगे कि पेमेंट करनी कैसे है। आपने ट्रांजैक्शन कर दी, सप्लाई हो गई। जैसे ही रिसिपिएंट के पास अगर गुड्स पहुंचती हैं, हम पहले रिसिपिएंट की बात कर रहे हैं, यानी कि जो आपका होलसेलर है, तो वो मैन्युफैक्चरर से लेगा। तो होलसेलर ने जो सप्लाई रिसीव की, सबसे पहले तो उसकी इनवर्ट सप्लाई पे उसको टैक्स देना है। उस रिसीव्ड गुड्स को जो वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग करके या एज इट इज़ भी बेच रहा है, तो मानी जाएगी कि अब उसने सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी, तो उसकी आउटवर्ड सप्लाई हो जाएगी। तो अब हमने देखना है कि जैसे ही कोई रजिस्टर्ड पर्सन सप्लाई करना स्टार्ट करता है, तो वो तभी करेगा जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग, अगर उसका रजिस्ट्रेशन हुआ है तो। अगर उसकी टर्न ओवर टैक्सेबल लिमिट में आती है, तो उसको रजिस्ट्रेशन कराना मस्ट है, जो कि रजिस्ट्रेशंस में हम कर चुके हैं, लिमिट हम पढ़ चुके हैं। एक स्पेसिफिक लिमिट से ज़्यादा अगर आपका टर्नओवर होता है, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराना है। अब हम बात करेंगे इस चालान की जो टैक्स की पेमेंट के लिए है। आइदर इट इज़ पेबल ऑन इनवर्ड सप्लाईज और इट इज़ पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाईज,
यानी कि चाहे आपने टैक्स पे किया है, चाहे आप रिकवर कर रहे हो, अब आपने देखना है कि उसको पे कैसे करना है। रजिस्टर्ड व्यक्ति या उसके बिहाफ पे कोई भी पर्सन GST PMT 06 फॉर्म में चालान जनरेट करेगा, यानी कि वो पहला प्रोसेस कर रहा है, फर्स्ट स्टेप उठा रहा है चालान जनरेट कराना। ये चालान जो जनरेट होगा ये GST वाले टैक्स की पेमेंट के लिए होगा, GST के कॉमन पोर्टल पे होगा। इसमें आपने टैक्स पेयर की पेमेंट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। जब आप इन्फॉर्मेशन फिल कर रहे हो, आधी कर रहे हो, जैसे आप कंप्यूटर सिस्टम पे बैठ के आधा काम करके उसको सेव कर देते हो, सेम केस चालान को भी आप पार्शली यानी कि आधा भरा हुआ फॉर्म भी आप सेव कर सकते हो। वो आपका टेम्परेरीली सेव चालान हो जाएगा। बाद में जैसे ही आपकी वो प्रोसीडिंग्स ख़त्म हो जाती हैं, आप उस चालान को बाद में फाइनलाइज कर सकते हो। यानी कि जो आपने फाइनली चालान सिस्टम से प्रिंट आउट के फॉर्म में लेना है उसकी एडिटिंग कर सकते हो तब तक जब तक उसको अपना फाइनल टच नहीं दे देते, जब तक सारी इन्फॉर्मेशन फिल नहीं कर देते। जैसे ही किसी टैक्स पेयर ने चालान को फाइनल कर दिया तो आपके GST पोर्टल पे वो जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। सिर्फ चालान जनरेट हो जाएगा जैसे ही टैक्स पेयर ने सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर दी है। तो उसके बाद इस चालान की एक कॉपी रिकॉर्ड पर्पस के लिए अपने पास रखी जाएगी। जब आप ऑनलाइन एक बार चालान जनरेट कर लेते हो तो बाद में उसको चेंज नहीं कर सकते। आई रिपीट, जब आप एक बार चालान जनरेट कर लेते हो, जब तक टेम्परेरीली फिल किया है, पार्शली फिल किया है, आप तब तक मॉडिफिकेशंस कर सकते हो। लेकिन जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पे टिक करते हो, फाइनल के ऑप्शन पे टिक करते हो, उसके बाद फर्दर चेंजेस आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो चालान जनरेट होता है उसके साथ साथ उसकी फाइनल स्टेप पे आते ही चालान का कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर भी आ जाता है। यानी कि आपने किस समय किस जगह से उस फॉर्म को फिल किया, दैट इज़ CPIN कॉमन पोर्टल आइडेंटिफिकेशन नंबर, यानी GST पोर्टल पे जिस समय आपने फाइनल किया आपका वो नंबर जब एक बार जनरेट हो जाता है तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। उसके बाद आप आई थिंक इतना नहीं याद रख सकते हो कि कोई 14 डिजिट का है, कोई 15 है, कोई 17 है। स्टिल ये जो आपका चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, उसके बाद आपका कॉमन पोर्टल का आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, ये आपका 14 डिजिट्स का होगा और ये आपका GST PMT 06 में होगा जो हमने अभी चालान जनरेट किया है। जब आपका ये चालान आएगा तो ये इस प्रिस्क्राइब फॉर्म में होगा और ये 15 दिन के लिए वैलिड है। सेकेंड पॉइंट, हमने फॉर्म भर लिया है, PMT 06 फॉर्म फिल कर दिया है, जितनी मॉडिफिकेशंस करनी थी आप फाइनल करने से पहले चेंजेस कर चुके हो। जब एक बार चालान जनरेट हो जाता है तो उसमें चेंजेस पॉसिबल नहीं है। सेकेंड पॉइंट, टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर उस व्यक्ति को मिलेगा जो कि GST एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। आई रिपीट, टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर उस व्यक्ति को दिया जाता है जो व्यक्ति GST एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है। अनरजिस्टर्ड पर्सन ने अगर कोई पेमेंट करनी है तो वो इस टेम्परेरीली आइडेंटिफाइड नंबर पे कर सकता है। यानी कि इससे पता चलेगा कि वो व्यक्ति जो कि रजिस्टर्ड नहीं था उसने फिर भी GST एक्ट में पेमेंट किया है। पेमेंट करते ही जैसे ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर उसने अगर जितनी भी पेमेंट करनी है तो इस आइडेंटिफिकेशन TIN के बेसिस पे वो कर सकता है। जैसे फाइनेंशियल ईयर ख़त्म हो जाता है वो व्यक्ति रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए उस TIN का एग्जिस्टेंस भी ख़त्म हो जाता है। जिस तरह से चालान GST पोर्टल से जनरेट हुआ था उसी तरह से टेम्परेरीली वाला आइडेंटिफिकेशन नंबर भी कॉमन पोर्टल से ही जनरेट होगा। तीसरा है मैंडेट फॉर्म, यानी कि ज़रूरी फॉर्म। जब भी आपने बैंक से NEFT या RTGS वाली पेमेंट करनी है, आई रिपीट, जब भी आपने बैंक से NEFT या RTGS वाली पेमेंट करनी है, ये वाली आपकी थी 50,000 या 50,000 से ज़्यादा वाली, जब भी आपने कोई ऐसा पेमेंट करना है तो आपको चालान के साथ एक दूसरा फॉर्म भी ज़रूर अपने बैंक को देना होता है। यानी कि NEFT या RTGS की फॉर्म में जब भी आप पेमेंट करते हो तो आपको ये चालान तो आपने जो फर्स्ट पेमेंट में बनाया वो बनाना ही बनाना है।
अगर आप रजिस्टर्ड नहीं हो तो टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर। अगर आप कोई भी पेमेंट NEFT RTGS से कर रहे हो तो बैंक में उस चालान के साथ या इस टेम्परेरी नंबर के साथ साथ आपको एक और अनिवार्य फॉर्म भी देना है, जिसको हम मैंडेट फॉर्म कहेंगे। इस फॉर्म की वैलिडिटी भी 15 दिन के लिए है, जो कि चालान के साथ ही आपका जनरेट होगा और चालान के साथ ही आपको बैंक में सबमिट कराना है। फोर्थ है चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो जनरेट हो जाएगा। कब जनरेट होगा? जब हमने पहले पॉइंट में सिर्फ चालान बनाया, चालान जनरेट किया। अगर चालान के बेसिस पे मैंने बैंक में पेमेंट कर दी तो वो सेकंड पॉइंट। लेकिन अगर वो पर्सन अनरजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड था तो वो चालान के बेसिस पे बैंक में जाएगा, डन। अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो वो चालान तो जनरेट नहीं कर पाएगा, लेकिन उसको एक टेम्परेरी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, उस नंबर के बेसिस पे वो बैंक में जाके पेमेंट कर सकता है। अब बात आती है कि चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट होना और उसका कम्युनिकेट करना। जब भी किसी टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट से किसी स्पेसिफिक गवर्नमेंट, बच्चे यहाँ पे गवर्नमेंट लिखा हुआ है, आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होंगे, ये आपका CGST और SGST वाला है। CGST मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, SGST मतलब स्टेट गवर्नमेंट। जब भी किसी टैक्स पेयर ने जितना भी अमाउंट जिस गवर्नमेंट को देना है, उस व्यक्ति के, उस टैक्स पेयर के बैंक अकाउंट से जब जैसे ही वो पेमेंट हो जाता है, सरकार के अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है और उस व्यक्ति का अकाउंट डेबिट हो जाता है, तो ये भी चालान में मेंशन किया जाएगा। ये बैंक मेंशन करेगा, या तो वो ऑथराइज्ड बैंक या फिर RBI। अब उस पर्सन का इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर भी वहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि उस व्यक्ति ने टैक्स की पेमेंट कर दी है। जैसे ही कोई व्यक्ति टैक्स की पेमेंट कर देता है, उसका अकाउंट डेबिट और सरकार का अकाउंट क्रेडिट हो जाता है। पेमेंट सक्सेसफुल होते ही चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाता है। रिपीट कर रही हूँ, जैसे ही कोई पेमेंट आपका सक्सेसफुल हो जाता है, यानी टैक्स पेयर के अकाउंट में से कट गए और सरकार के अकाउंट में जमा हो गए, वो सक्सेसफुल पेमेंट होते ही चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाता है। और अब ये जो चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर आएगा, ये 17 डिजिट का आएगा। जो हमने पहले किया वो 14 डिजिट का था, जो कि हमारा पोर्टल वाला आया था। पोर्टल वाले के 14 डिजिट प्लस 3 डिजिट बैंक के नाम के, जिस बैंक से वो पेमेंट कटा है, टोटल 17 आ जाएंगे। ये भी आप याद नहीं रख सकते हो, बस आप ये याद रखना चालान जनरेट करना है। उसके बाद अगर पेमेंट जब सक्सेसफुल हो जाती है तो चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जब चालान का आइडेंटिफिकेशन नंबर आ जाता है तो ये इस बात की पहचान है कि पेमेंट हो गई है, सरकार के अकाउंट में डिपॉजिट हो गई है। उसके बाद जैसे ये नंबर जनरेट हो जाएगा, इसकी सूचना कॉमन पोर्टल के थ्रू टैक्स पेयर को भी दे दी जाएगी और ये सूचना बैंक देगा। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर ये चालान नंबर जनरेट नहीं आता तो भाई हमने पेमेंट भी कर दी, मेरे बैंक ने कह दिया तेरा अकाउंट तो डेबिट हो गया लेकिन सरकार के अकाउंट में नहीं पहुंची, भाई आपकी तरफ से कट गए, इसका मतलब प्रूफ है आपके पास कि इस गवर्नमेंट को आप दे चुके हो। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जब इस केस में आपकी तरफ से तो पेमेंट हो गया है, लेकिन GST पोर्टल में कुछ इश्यूज़ की वजह से गलती से आपका CIN जनरेट नहीं हुआ। अगर जनरेट हो भी गया तो आपके पोर्टल पे अभी तक, आपके डैशबोर्ड पे आपको नहीं दिख रहा। इस कंडीशन में वो टैक्स पेयर एक नया फॉर्म भरेगा, दैट इज़ PMT 07। उसके थ्रू वो कॉमन पोर्टल पे इन्फॉर्म करेगा कि उसने पेमेंट कर दिया है टैक्स का। वो ऐसा इसलिए करेगा, इस फॉर्म को भरना इसलिए ज़रूरी है, आप फ्री हो के नहीं बैठ सकते हो कि बैंक से कट गया तो मैंने दे दिया। नो, आप ये फॉर्म इसलिए फिल करोगे ताकि वो गवर्नमेंट GST प्रोविज़न के अकॉर्डिंग आपके टैक्सेस को, जो आपने पे तो कर दिया, फिर भी कहीं आपके ऊपर पेनल्टी या इंटरेस्ट ना इम्पोज कर दे। तो ये आप करोगे। CIN अगर जनरेट नहीं हुआ या फिर कॉमन पोर्टल पे आपको शो नहीं हो रहा तो आपको एक नया फॉर्म भरना है। अब आते हैं कुछ अलग प्रावधान क्या है टैक्स के लिए। पहला, आपका कैश लेजर या क्रेडिट लेजर क्रेडिट हो जाएगा। जैसे कल हम 10,000 और 8,000 वाला एग्जाम्पल कर रहे थे, मेरे पास
आया हुआ है 10,000 का। मैंने टैक्स जो पे करना था आउटवर्ड सप्लाईज़ पे वो मैंने 8,000 पे करना था, 2,000 अभी भी बचा हुआ है। तो इसी फाइनेंशियल ईयर में जो 2,000 बचे हुए हैं वो अभी भी आपके अकाउंट में क्रेडिट रहेंगे। उसके बाद दूसरा है पासिंग द फुल इंसिडेंस, यानी जितना टैक्स आपका ड्यू बनता था किसी व्यक्ति ने वो सारा का सारा दे दिया है, ऐसा डिक्लेयर कर दिया जाएगा पोर्टल पे। लेकिन वो तब किया जाएगा जब उसके ऊपर कोई भी उसके अगेंस्ट चीज़ प्रूफ नहीं होती, यानी कि किसी व्यक्ति पे कुल जितने भी दायित्व थे टैक्स देने वाले वो सारे दायित्वों को क्लियर कर चुका है, अब उसके अगेंस्ट और कोई भी अमाउंट ड्यू नहीं है। ये आपका सेकंड पॉइंट। तीसरा पॉइंट बच्चे ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। जीएसटी एक्ट का CGST एक्ट का सेक्शन 50 पेमेंट ऑफ टैक्स, उसकी डिले हो गई है उस पर इंटरेस्ट। ये आपने कैसे करना है, हर वो व्यक्ति जिसने गवर्नमेंट को टैक्स देना है एक स्पेसिफिक टाइम में उसने टैक्स देना है, अगर वो उतने टाइम में टैक्स को जमा नहीं कराता तो उसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। वो इंटरेस्ट कितना देना है, वो इंटरेस्ट वो देगा 18%। आई रिपीट, अगर कोई व्यक्ति जिसने सरकार को टैक्स देना है, चाहे वो CGST हो, SGST हो, IGST हो या UTGST हो, अगर निर्धारित समय में वो व्यक्ति टैक्स का अमाउंट जमा नहीं कराता तो उसको ब्याज के साथ वो पैसे देने होंगे। वो राशि अब हम निकालेंगे कितना अमाउंट देना है, इंटरेस्ट जो लगेगा वो 18% से ज़्यादा नहीं लग सकता। एग्जाम्पल देखो इसका बच्चे, एक केस और आएगा आपके पास 24% वाला, तो आपको इनमें कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कि आप कब 18% लगाओगे और कब आप 24% लगाओगे। अभी तक हम सिंपल टैक्स की बात कर रहे हैं, आपने नहीं दिया तो अभी भी दे सकते हो ब्याज के साथ। एग्जाम्पल देखो आप, XYZ है, उसने 20 लाख रुपए टैक्स देना है ऑन किस दिन, 20 मई को। 20 मई को या 20 मई से पहले देना था, ठीक है। लेकिन इसने देखा कि मैनेजेस टू पे, यानी कि ये कब दे पाए, 20 जून को दे पाए। कितना डिले कर दिया वो आप फिंगर्स पे काउंट करके मेरे को बताओगे। बच्चे ये 31 ही आएंगे। अब देखो इसको करना कैसे है, टैक्स उसने देना था 20 मई को या 20 मई से पहले, तो 20 तक तो टैक्स नहीं लगाएंगे हम, यानी कि अगर वो 20 तक पेमेंट नहीं करता, 21 मई ऑनवर्ड्स, 21 मई से उसके ऊपर ब्याज लगना शुरू हो जाएगा। हमेशा ना आंसर पहले बुक में मत देखा करो, अपने आप थोड़ा सा देखा करो। 20 मई तक तो उसके ऊपर कोई टैक्स ही नहीं लगेगा, उसके बाद अगर देगा इंटरेस्ट, उसके बाद अगर देता है वो टैक्स का अमाउंट तो हम ब्याज लगाएंगे, तब हम लगाएंगे 21 मई से लेके आगे। यहाँ पे आपके 31 दिन बनेंगे। अब देखो कैसे कैसे स्टार्ट करना है। सबसे पहले इंटरेस्ट रेट है 50, सेक्शन 50 के अकॉर्डिंग 18%। कितने दिन का टैक्स लगेगा, 31 दिन का लगेगा। कितने अमाउंट पे, 20 लाख पे। सबसे पहले तो 20 लाख का 18% निकालेंगे, दैट इज़ 3,60,000। 3,60,000, भाई ये तो पूरे साल का है। 18% इसने लिखा है, तो 18% जब कुछ भी ना लिखे तो पर एनम माना जाता है, तो ये हम पूरे साल का कैसे लगा सकते हैं। इसने तो सिर्फ 31 दिन पेमेंट लेट की है, तो हम उस 3,60,000 का 31/365 कर देंगे, वो आएगा 30,575 रुपये। इसका मतलब अब उस व्यक्ति ने 20 लाख तो ये देने हैं और 30,575 रुपये ये देने हैं। ये अब उसकी टोटल टैक्स लायबिलिटी है विद इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखो बच्चे, क्लियर है एग्जाम्पल। नेक्स्ट देखिए बच्चे, ये जो दूसरा एग्जाम्पल है इसमें थोड़ा सा स्टेटमेंट गलत मुझे लग रही है, इसको पढ़ो। जुलाई के मंथ में आपके पास इन्फॉर्मेशन है, आउटपुट GST 1 लाख, इनपुट GST 80,000, तो भाई आपको तो ITC मिल जाएगा 80 का। तो अब कितना टैक्स पे करना है, सिर्फ 20,000। तो इसका मतलब मैं कह रही हूँ मैंने पे नहीं किया, 20,000 पे टैक्स देना है। हैव टू पे कब तक देना है, 20 अगस्त तक। देखो जुलाई का है और ये 20 अगस्त कह रहा है। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो भी सप्लाई हमने जिस मंथ की करी है उस मंथ की सप्लाई के रिगार्डिंग नेक्स्ट मंथ के 20th तक मैं पेमेंट कर सकती हूँ। जुलाई वाली पेमेंट 20 अगस्त तक, अगर 20 अगस्त तक पेमेंट कर देते हो तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। 20 अगस्त के बाद करते हो तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 20 अगस्त तक कोई इंटरेस्ट नहीं, 20 के बाद आपको इंटरेस्ट देना है। अब यहाँ पे ये लिखना भूल गया कि भाई कब पेमेंट करी। मान लीजिए 24 को करी, मान लीजिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ।
तो 20 तक तो लगेगा नहीं, 21, 22, 23, 24, मान लीजिए 24 अगस्त को करी तो 4 दिन का वो ब्याज देगा। 20,000 पे देना है, 20,000 का 18% निकालो, कितना आएगा बच्चे? 3600। 3600 का 4 दिन का निकालो, क्योंकि 18% तो पर एनम है। 4 दिन का निकालो, 4/365, 39.45, 50 से कम है, इसलिए हम जो इंटरेस्ट का अमाउंट लेंगे वो हम उससे 39 रुपये लेंगे। अब जो उसने टोटल अमाउंट देना है 20,000 तो उसका टैक्स वाला और 39 रुपये उसके इंटरेस्ट वाले। सेकंड कह रहा है कैलकुलेशन ऑफ टैक्स, कैसे कैलकुलेट करना है भाई? जिस दिन हमारी लाइबिलिटी थी, जिस दिन तक, उस दिन तक तो टैक्स नहीं लगेगा, उसके अगले दिन से टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। आगे आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चे, सेक्शन 50 का नेक्स्ट सबसेक्शन क्या कहता है? ये कहता है कि आपने अगर अपनी आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी को कम कर लिया है या फिर आपने आईटीसी ज़्यादा क्लेम कर लिया, जैसे ऊपर वाले एग्जाम्पल पे देखो, आउटपुट है 1,00,000, इनपुट है 80,000, तो आपने जो आईटीसी लेना है वो हम 80,000 का ले सकते हैं। अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन, मैं कोई रजिस्टर्ड पर्सन कह रही हूँ, यानी चाहे सप्लायर हो चाहे रिसिपिएंट हो, अगर कोई रजिस्टर्ड पर्सन 1,00,000 की जगह इसको 90,000 दिखा देता है, फर्स्ट केस वो गलत कर रहा है, दैट इज़ अनड्यू, गलत कर रहा है वो। दूसरा, इनपुट जीएसटी 80,000 है या फिर वो इसको 90,000 दिखा देता है, तो किसी भी तरह से, चाहे वो आउटवर्ड सप्लाई वाले टैक्स को कम कर रहा है या वो अपने आईटीसी को बढ़ा के दिखा रहा है, तो ऐसा डिफ़ॉल्ट करने पर जीएसटी काउंसिल ने बोला है कि ऐसे व्यक्ति को आप उसके ऊपर ब्याज लगा दो और उसको माफ़ कर दो। वो इंटरेस्ट कितना लगेगा? वो लगेगा 24%। अगर आपने टैक्स पेमेंट करने में देर कर दी तो 18%, लेकिन अगर आप गलत टैक्स दिखा रहे हो, आईटीसी ज़्यादा ले रहे हो, तो हम कितना देंगे? 24%। इसमें देखो बच्चे, पहले पेज पे वही पेमेंट ऑफ टैक्स लिखा हुआ है। फीचर्स मैंने आपको कल करा दिए थे। मेथड्स जो कल हमने लेजर्स बनाए थे, ओवर द काउंटर जो 10,000 वाली पेमेंट थी। फिर ये आपके पास वही लेजर्स की डिटेल है, ये भी मैंने आपको कल करा दिया था। सेकंड पेज पे बच्चे लास्ट लाइन देखो, मैनुअल या फिजिकल चालान जीएसटी में नहीं बनते। जीएसटी में सारे चालान कैसे बनेंगे? ऑनलाइन बनेंगे। उसके बाद पेमेंट बाय एनईएफटी आरटीजीएस, ये वैसे हमने कल कर लिया था, फिर भी आप सुन लीजिए। जब भी कोई पेमेंट आरटीजीएस या एनईएफटी के थ्रू होनी है तो एक मैंडेटरी फॉर्म, जिस अभी अभी हमने पढ़ा, मैंडेट फॉर्म भरा जाएगा, जो कि चालान के साथ हमें बैंक में प्रेजेंट करना ज़रूरी है, और इसकी वैलिडिटी भी 15 दिन है। चालान की भी 15 दिन है, इस मैंडेट फॉर्म की भी 15 दिन है। उसके बाद अब आएगा टैक्स रॉन्गली डिपॉजिटेड, जो हमने अभी आपकी बुक के अकॉर्डिंग किया बच्चे, वो हमने किया कि टैक्स की पेमेंट नहीं की तो ब्याज लगा दो, 18% से लगा देंगे। देर से दिया, इंटरेस्ट लगा दो। दूसरा, हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम ज़्यादा करके दिखा दी, आईटीसी ज़्यादा ले लिया, 24% इंटरेस्ट लगा दो। यहाँ तक आपकी बुक चुप हो जाती है। अब थोड़ा सा इसको अगर हम डिटेल करें, पहला पॉइंट, फ्रॉम इंटरस्टेट सप्लाई, यहाँ तक रोक दो, तो फ्रॉम भी काट दो, सिर्फ आपका क्या बचा? इंटरस्टेट सप्लाई। इंटरस्टेट सप्लाई पे हम देते थे आईजीएसटी। अब पूरा पढ़ो, इंट्रास्टेट, इंट्रास्टेट जिस पे हम सीजीएसटी और एसजीएसटी देते थे। जब कोई सप्लाई आईजीएसटी से हटके सीजीएसटी और एसजीएसटी में कन्वर्ट हो जाती है, तो रिपीट कर रही हूँ, जब कोई सप्लाई जिसके ऊपर आपने आईजीएसटी देना था, आपने आईजीएसटी दे दिया, लेकिन बाद में पता चला आईजीएसटी नहीं देना था, इस पे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी देना था। इस कंडीशन में अब इस लाइन को पढ़िए, व्हेन द पेमेंट ऑफ आईजीएसटी ऑन ए ट्रांजैक्शन कंसीडर्ड बाय टैक्स पेयर, अब वो इंटरस्टेट हो गई। ठीक है, जो इंटरस्टेट थी अचानक से पता चलता है कि वो इंट्रा हो गई, यानी सी और एस वाला टैक्स लगना था। फर्स्ट पॉइंट पढ़ो, ऐसे व्यक्ति को जो उसने आईजीएसटी दिया था वो उसको वापस मिल जाएगा। ऐसे व्यक्ति को जिसने आईजीएसटी दे दिया था लेकिन उसकी वो सप्लाई सीजीएसटी और एसजीएसटी वाली काउंट हो जाती है, तो उस व्यक्ति ने जो आईजीएसटी दिया था वो वापस हो जाएगा, और अब जो वो टैक्स देगा वो सीजीएसटी और एसजीएसटी देगा। दूसरा, जो व्यक्ति आईजीएसटी उसने नहीं देना था लेकिन वो दे चुका है, अब पता चला कि उसको सी और एस वाला टैक्स देना था, अगर उस
उस टैक्स के कैंसिल होने में और सी और SGST वाला टैक्स देने में अगर थोड़ा बहुत डिले हो जाता है तो उसके लिए भी उसको इंटरेस्ट नहीं देना। इसका अपोजिट, जिस सप्लाई पे अब तक आप SGST और CGST दे रहे थे, आपको अचानक पता चलता है कि उसके ऊपर तो आपको IGST देना था, सेम केस जो उसने CGST SGST दिया है वो वाला उसको वापस कर देंगे, अब वो IGST देगा, और अगर कोई डिले हो गया है इस बीच में तो उसको उसके ऊपर ब्याज भी नहीं देना। अब बच्चे नेक्स्ट पेज पे आइए। नेक्स्ट है बेनिफिट्स ऑफ न्यू पेमेंट सिस्टम टू टैक्स पेयर। न्यू पेमेंट सिस्टम कौन सा? GST वाला एंड कमर्शियल टैक्स डिपार्टमेंट। जब GST एक्ट आया तो उससे टैक्स पेयर को क्या क्या फ़ायदे हुए और गवर्नमेंट को क्या क्या फ़ायदे हुए? पहला, आपको पेमेंट करने के लिए बहुत लंबी लाइनों में नहीं लगना, सारा काम ऑनलाइन है, किसी भी टाइम बिल जनरेट करो और किसी भी टाइम ऑनलाइन पेमेंट कर दो। दूसरा, आप पेमेंट की रिसीप्ट्स भी बड़ी जल्दी ले सकते हो। तीसरा, टैक्स कंसल्टेंट्स भी अपने क्लाइंट के बिहाफ पे पेमेंट कर देते हैं। जैसे उनका भी रजिस्ट्रेशन अगर हो रखा है तो आप किसी व्यक्ति से जाके कह सकते हो कि मेरी पेमेंट कर दो, जैसे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर पढ़ा हुआ है। उसके बाद आपने जब कोई पेमेंट करनी होती है तो उसके लिए आप एक चालान फॉर्म फिल करते हो, ये भी आपका ऑनलाइन होता है। उसके बाद है रेवेन्यू, जो गवर्नमेंट की ट्रेजरी में आता है, यानी कि जो अभी अभी हमने कहा कि सरकार के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, वो बहुत जल्दी होता है कंपेयर टू ओल्ड सिस्टम जिसमें आप सारा काम मैनुअल करते थे। आप बैंक में जाते थे, कैश गिनते हो, फिर बैंक वाला गिनता है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट है ट्रांसपेरेंट है, यानी कि सब कुछ पारदर्शिता है इसमें। आपने कितना टैक्स दिया, कितना लिया, कितना ITC क्लेम कर रहे हो, कितना आप अगर नहीं टैक्स पे कर पाए तो ब्याज कितना दे रहे हो, सब चीज़ें आपके डैशबोर्ड पे GST के पोर्टल पर शो हो जाती है। जैसे अभी हमने चालान आइडेंटिफिकेशन नंबर किया था तो उसमें हमने पढ़ा, जैसे पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है तो एक नया नंबर निकल के आता है। CIN जो हमने जनरेट किया था वो हमने कहा था 17 डिजिट का, इसलिए था एक तो पोर्टल का नंबर उस पर आ गया था, प्लस जिस बैंक ने पेमेंट करी इसलिए वो 17 डिजिट का टैक्स पेयर के पास रिवर्स होके आता था। लास्ट है ऑनलाइन पेमेंट जो आपने 8 बजे के बाद करी है। आई रिपीट, वो ऑनलाइन पेमेंट जो आपने 8 बजे के बाद करी है वो भी टैक्स पेयर के अकाउंट में उस दिन के बाद ही मानी जाएगी, जबकि नॉर्मली बैंक में टाइम आप 5 बजे अज्यूम करते हो, लेकिन आप अगर 4:59 पे भी जाते हो तो बैंक वाले आपके ट्रांजैक्शन के लिए डिनाई कर सकते हैं। लेकिन GST में ऑनलाइन होने की वजह से अगर आप 8 बजे के बाद भी करते हो तो भी सेम डे ही आपके अकाउंट में मानी जाती है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन डिलेड पेमेंट, ये हम कर चुके हैं अभी। सर्कमस्टांसेस कब देना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये आपके बुक में जैसे बना हुआ है, आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आप इसको दूसरा फॉर्म देना चाहो, किन कंडीशंस में देंगे और कितने % पे देंगे। किन कंडीशंस में आपने कोई पेमेंट की डिले कर दी, पूरी पेमेंट नहीं की, या उसका कुछ पार्ट नहीं दिया। अभी जो हमने एग्जाम्पल किया यहाँ पे हमने पूरा का पूरा अमाउंट नहीं दिया था टैक्स का। जैसे 20 लाख ड्यू था हमारे एग्जाम्पल में, 31 दिन का टाइम हमने काउंट किया, 18% ब्याज लगाया। अब मैं कहती हूँ 10 लाख का ब्याज तो मैंने उसी टाइम दे दिया, 10 लाख टैक्स उसी टाइम दे दिया, 10 लाख मैं ब्याज के साथ दूंगी, तो अब हम पार्टली निकालेंगे। दूसरा केस, अगर मैंने अपनी टैक्स लायबिलिटी कम कर ली या मैंने ITC ज़्यादा ले लिया तो। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो अब आपने पढ़ ही लिया, डिले कर रहे हो तो 18%, कम ज़्यादा लायबिलिटी कर रहे हो तो 24%। नेक्स्ट और लास्ट पे आइए, द पीरियड ऑफ इंटरेस्ट विल बी, कब से लेना है? फ्रॉम द डेट ऑफ फॉलोइंग ऑफ द पेमेंट, वो हम पढ़ चुके हैं। जैसे 20 तारीख तक आपने देना है तो 20 तक टैक्स नहीं लगेगा, 21 तारीख से आपका टैक्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट नोट, द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट इन केस ऑफ बिलेटेड पेमेंट, यानी कि जो आप इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हो ये आपकी वॉलेंटरी बेसिस पे होती है, यानी कि आप ये देखो कि जितना इंटरेस्ट पे करने की कैपेसिटी आपकी है उतना चाहे आप डिले कर सकते हो। सेकंड, जो भी आपने इंटरेस्ट देना है वो आपके इलेक्ट्रॉनिक लायबिलिटी रजिस्टर में भी एंटर हो जाएगा, क्योंकि वो टैक्स लायबिलिटी वो भी कॉमन पोर्टल पे जनरेट हो रही थी। आपकी टैक्स लायबिलिटी का जो रजिस्टर है उसमें भी लिख दिया जाएगा कि आपने टैक्स के साथ साथ इंटरेस्ट भी देना है। तीसरा, जो आपकी इंटरेस्ट की लायबिलिटी है उसको आप इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर या इलेक्ट्रॉनिक
लेजर से जो आप जो कैश लेजर है उससे ही बराबर कर सकते हो, क्रेडिट लेजर से नहीं कर सकते, क्योंकि क्रेडिट लेजर तो हमारा इनपुट वाला था।